हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं एजाज़ खान स्पर्धालय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे और उन पर प्रकाश डालेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। जो भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण आर्टिकल आते हैं उन सभी आर्टिकलों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम संविधान में टोटल अनुच्छेदों की बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे कितने थे? 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। बट अगर हम संशोधन करते करते आपके 460 से ज़्यादा आर्टिकल हमारे हो गए। अगर हम बात करते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो आपके 395 अनुच्छेद थे। तो वर्तमान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 460 से ज़्यादा, अर्थात 468 के समथिंग आपके अनुच्छेद हैं। तो मूल संविधान में 395, वर्तमान में 460 से अधिक। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में संशोधन करते करते कितनी अनुसूचियाँ हो गई? 12 अनुसूचियाँ हो गई। अगर हम भाग की बात करें, वो मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में भी 22 भाग है। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में कितने भाग हैं तो 25 भाग है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में 25 भाग है। मूल संविधान में आपके 22 भाग थे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और आपके 12 अनुसूचियां अब हो गई संविधान संशोधन करके। तो आइए हम अपने पहले अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। तो पहला अनुच्छेद का संबंध कैसे है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 क्या है हमारा? आर्टिकल 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और क्या आ गया उसका? राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है पहले आर्टिकल से संबंधित। और भारत में कितने टोटल राज्य हैं? आपके 28 टोटल राज्य हैं और 8 जो हैं आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पहले अनुच्छेद का संबंध कैसे है आपका? पहला अनुच्छेद जो है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत में टोटल 28 अनुच्छेद हैं और 8 जो हैं आपके यूटीज हैं। इसके बाद हम अपने दूसरे अनुच्छेद पर चलते हैं, आर्टिकल नंबर 2 में। तो आर्टिकल नंबर 2 में क्या? नए राज्यों का प्रवेश। क्या है आर्टिकल 2 में? क्या है आपका? नए राज्यों का क्या है? नए राज्यों का, न्यू राज्यों का प्रवेश दूसरे अनुच्छेद में आपका है। इसके पश्चात अगर हम तीसरे अनुच्छेद की बात करते हैं, तीसरे अनुच्छेद में क्या है? आर्टिकल आपका 3। आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो 3 आर्टिकल में कोई भी नए राज्य का निर्माण, क्या है आपका? न्यू राज्य का निर्माण, उसके नाम में परिवर्तन, ठीक है, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन। काय में आपका? सीमाओं में परिवर्तन। ये सारा जो है आपका आर्टिकल नंबर 3 में है। तो आर्टिकल 3 का क्या काय से संबंध है आपका? आर्टिकल 3 जो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नाम में परिवर्तन जो है आपका आर्टिकल 3 से संबंधित है। आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो आर्टिकल आपका क्या होता है? आर्टिकल 5 जो है आपका, इसमें क्या चीज़ है आपकी? संविधान के प्रारंभ से संबंधित नागरिकता। तो क्या है? जब से आपका संविधान लागू हुआ था, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ से नागरिकता जो है आपकी आर्टिकल 5 में है। नागरिकता के प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? नागरिकता के प्रावधान जो है हमारे भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है आपके नागरिकता के प्रावधान है। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है आपकी? एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारत में यूके से लिया गया है। और अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में कैसी नागरिकता है आपकी? दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता यूके से ली गई है। आर्टिकल हम अपने 14 पर आ जाते हैं। आर्टिकल हम अपने कौन से पर आ जाते हैं? 14 पर। आर्टिकल 14 में क्या है आपका? विधि के समक्ष समानता। क्या है आपका?
विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। क्या है आपका? विधियों का समान संरक्षण। तो ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। इसका अनुच्छेद 14 का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए कानून समान है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं है। विधि के समक्ष समता मतलब कानून के सामने सब समान हैं और विधियों का समान संरक्षण, सभी को कानून का समान संरक्षण होगा, चाहे वो रिक्शा चालक हो या आपका भारत का प्रधानमंत्री हो। इसके पश्चात हम आर्टिकल अपना क्या देख लेते हैं? आर्टिकल 15 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 में क्या है? राज्य जो है, चाहे वो राज्य या कोई लोक अधिकारी या कोई भी संस्था धर्म के आधार पर, काय के आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। तो आर्टिकल 15 जो है भेदभाव से समाप्ति के लिए है। ठीक है। राज्य धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद आपका 16 आ गया है। आपका अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है आपका? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है आपका? लोक नियोजन में आपकी अवसर की, लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है आपकी? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अर्थात यहाँ पर अनुच्छेद 16 का मतलब ये है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई सरकारी नौकरी लगती है तो सरकारी नौकरी में सभी अभ्यर्थियों को, सभी कंटेस्टेंट को लेवल ऑफ प्लेइंग दिया जाएगा, सभी के लिए समान नियम होंगे। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का पेपर भारी आएगा, एक व्यक्ति का पेपर हल्का आएगा। तो एक वो व्यवस्था अलग हो गई कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो तो अपनी संवैधानिक व्यवस्था, उससे अलग कोई भी व्यक्ति के साथ जो है पक्षपात नहीं किया जाएगा। मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता होती है। हम अपना क्या चलते हैं? आर्टिकल 17 पर चलते हैं। आर्टिकल 17 पर क्या चलते हैं? आर्टिकल 17 जो है आपका छुआछूत को मना करता है। किसको मना करता है? छुआछूत को मना करता है। यह अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। काय की बात करता है? या तो अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है और छुआछूत की खत्म की बात करता है। कौन सा आपका? आर्टिकल 17 हो गया। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद 18, कौन सा आपका? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है आपका? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 18 के तहत एक तो सेना की उपाधि लगा सकता है अपने नाम के साथ, काय की उपाधि लगा सकता है? सेना की, और प्लस कौन सी? एक शिक्षा की उपाधि भी अपने साथ लगा सकता है। अन्य इन दोनों उपाधियों से अलग कोई सी भी उपाधि अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता। तो अनुच्छेद 18 का संबंध काय से है? आपका उपाधियों के अंत से है। तो कोई भी व्यक्ति जैसे सेना से संबंधित ब्रिगेडियर हो गया, कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, तो इस तरीके की सूबेदार, नायब सूबेदार, इस तरीके की सेना से संबंधित आपकी जो है नाम लगा सकता है। शिक्षा से संबंधित जैसे इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, पीएचडी होल्डर डॉक्टर हो गया, तो इस तरीके की उपाधियों के सेना और शिक्षा की उपाधियों के साथ लगा सकता है। लेकिन जैसे कि अन्य कोई भी उपाधि अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता। और अनुच्छेद आपका 18 में एक चीज़ और लिखी है उपाधियों में कि कोई भी व्यक्ति विदेश से, क्या है? विदेश से कोई भी सम्मान क्या है? प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना नहीं ले सकता। अगर विदेश से कोई भी उपाधि लेगा तो पहले प्रेसिडेंट से क्या करेगा? परमिशन लेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेगा। तो यही आपका अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है। तो आइए हम अपने क्या है अनुच्छेद 19 में चलते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या चलते हैं? अनुच्छेद 19 में क्या है आपका? ये क्या
क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, काय की बोलने की आज़ादी, काय की बोलने की आज़ादी। तो बोलने की आज़ादी में आपकी 6 प्रकार की आज़ादी हैं। और मीडिया की आज़ादी, मीडिया की जो स्वतंत्रता आती है वो आपकी आर्टिकल 19 में ही मीडिया की स्वतंत्रता आती है। और मीडिया की स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 19 में। और इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की बात हो गई आपकी, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की बात हो गई आपकी, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता हो गई आपकी, और जी कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गई आपकी। तो इस तरीके से आपकी मीडिया की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में आती है। तो 19 में कितने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और क्या है, वाक और बोलने की जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 19 के तहत है। हाँ, कोई भी व्यक्ति क्या है बोल सकता है, लेकिन उस पर युक्त निर्बंधन के युक्त निर्बंधन का आधार लगा हुआ है कि बोलने की आज़ादी की क्या है, एक सीमा है। क्या है आपकी एक सीमा है। जैसे कि सीमा में, जैसे अगर किसी के व्यक्ति के बोलने से कानून व्यवस्था को कोई भी दिक्कत आती है तो राज्य उसकी बोलने की आज़ादी पर क्या लगा सकता है, युक्त निर्बंधन लगा सकता है। तो आइए हम अपना अनुच्छेद 20 देखते हैं। अनुच्छेद क्या देखते हैं, अपना 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। क्या है आपका, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। तो इसमें क्या है आपका, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का मनमाना वकील भी कर सकता है। क्या है, मनमाना वकील कर सकता है कोई भी व्यक्ति। 24 घंटे में निकट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, मनमाना वकील करने का अधिकार है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। और तीसरा जो है आपका गिरफ्तारी का कारण मालूम करने का अधिकार भी है, कि क्यों गिरफ्तार किया है वो कारण मानने का भी अधिकार है। तो क्या हो गया, आपका अनुच्छेद 20 हो गया। अनुच्छेद 20 के पश्चात जो है हम अपना अनुच्छेद 21 पर चलते हैं। अनुच्छेद 20 के बाद जो है हम अपना अनुच्छेद 21 पर चलते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में आता है। प्राण एवं दैहिक, पासपोर्ट रखने का जो अधिकार है वो भी इसी में आता है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, क्या है आपका, पासपोर्ट रखने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी इसी के साथ आता है। स्वच्छ पर्यावरण का भी जो अधिकार है वो आपका इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपका अनुच्छेद 21 में क्या है, आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पासपोर्ट हो गया, आपका पासपोर्ट का अधिकार है। दूसरा जो है आपका जीवन साथी चुनने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है। और स्वच्छ पर्यावरण का भी इसी में अधिकार इसी में आता है। तो अनुच्छेद 21 हो गया। इसके पश्चात जो है हम अपना अनुच्छेद 21 में इसके पश्चात जो है हम अपना अनुच्छेद 21 का में चलेंगे। 21 का में, तो अनुच्छेद 21 का ये आपका बाद में जोड़ा गया था। और 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए अनिवार्य किया गया है। कौन से, अनुच्छेद 21 का के तहत। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण हो गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण हो गया। इसके पश्चात अगर हम चलते हैं अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में, तो अनुच्छेद 23 में क्या, मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम। तो क्या हो गया, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार में आता है। तो क्या है आपका अनुच्छेद 23 जो है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, किसी भी व्यक्ति के साथ आप फोर्स के साथ उससे कार्य नहीं करवा सकते, फोर्स के साथ आप बलात् श्रम नहीं करवा सकते, बेगारी नहीं ले सकते। तो इसके अंदर 24 के अंदर जो है आपका बेगारी भी आप किसी व्यक्ति के नहीं ले सकते, ठीक है।
मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम भी नहीं कर सकते, बेगारी भी नहीं कर सकते, अनुच्छेद 23 में। अब बात आती है आपकी अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 की बात करें, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में प्रवेश वर्जित है। तो कौन से में है? बालकों या 14 वर्ष से आयु के कम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, मना किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 25 में क्या है आपको? ठीक है, ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानना, आचरण करना की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में क्या है? आप किसी भी पूजा पद्धति से, ठीक है, किसी भी आचरण से अपने धर्म को मान सकते हैं। राज्य आपके धर्म में, राज्य आपको किसी भी धर्म के मानने पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 हो गया। इसके पश्चात जो है अनुच्छेद 25 हो गया। इसके पश्चात जो है आपका अनुच्छेद 26 आ गया। तो अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। तो क्या है आपका अनुच्छेद 26 में? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। राज्य किसी भी धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धार्मिक कार्य क्या है? उस धर्म के व्यक्ति स्वयं करेंगे। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने का, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित है अनुच्छेद 25। और एक चीज़ और है, अनुच्छेद 25 में क्या है? सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 25 में है। काय में है? अनुच्छेद 25 में है। आपका अनुच्छेद 29 में आज जो आपका अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? देखो, जिनकी जनसंख्या कम होती धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर, जिनकी जनसंख्या कम होती उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। और अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों से संबंधित संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 29 है। इसके पश्चात अनुच्छेद 32 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति आपका अगर मौलिक अधिकार छीनता है तो आप इस आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। उत्प्रेषण, ठीक है, अधिकार प्रच्छा, ठीक है, और ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस तरीके से 5 आपकी रिटें जारी कर सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है। कौन से आर्टिकल को? आर्टिकल 32 को BR अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को। तो आपका कोई भी मौलिक अधिकार छीन रहा है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए कहाँ जा सकते हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। 226 का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके पश्चात अगर हम अपना अनुच्छेद 39 देखते हैं, अनुच्छेद 39 के अंदर राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व। तो अनुच्छेद 39 में क्या है? नीति निदेशक तत्व हैं। जो नीति निदेशक तत्व जो हैं आपके नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आपके आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आपके आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, और कल्याणकारी राज्य की भावना जो आती, कल्याणकारी राज्य की भावना, वो आपकी कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्वों से कल्याणकारी राज्य की भावना आती है। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 का, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि निःशुल्क विधिक सहायता कौन से अनुच्छेद में कही गई है? आपकी अनुच्छेद 39 का में कही गई है। इसके पश्चात जो है आपका अनुच्छेद, इसके पश्चात
इसके पश्चात जो है हम अपने अगले आर्टिकल की बात करते हैं कि आर्टिकल 40 में क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 40, कई एक बार मालूम किया गया है। आर्टिकल 40 जो है आपका ग्राम पंचायतों से के गठन से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है और ये गांधीवादी आर्टिकल है। क्या है ये आपका? गांधीवादी विचारधारा पर। चूंकि गांधी जी क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन के प्रबल दावेदार थे, इसलिए इस आर्टिकल को क्या कहा जाता है, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं हम अपना, आपका आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो क्या है, कुछ दशाओं में, जैसे कि कोई भी दिव्यांग हुआ, कोई भी LGBT समुदाय से हुआ, वृद्ध हुआ, उसकी सहायता से संबंधित कुछ दशाओं में लोक सहायता, शिक्षा या काम मिलने का अधिकार से संबंधित है आपका अनुच्छेद 41। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका 43 का या 43B जो है सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। काय से संबंधित है आपका? सहकारी समितियों से संबंधित है आपका आर्टिकल 43 का। तो सहकारी समितियां क्या होती हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके हित समान हो, अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अगर किसी संगठन का निर्माण करते हैं, उसी को हम सहकारी समिति या सहकारी संगठन कहते हैं। तो सहकारी संगठन का उल्लेख कहाँ पर आपका? अनुच्छेद 43 खा में है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, इसके पश्चात आर्टिकल 44 में चलते हैं। आर्टिकल 44 में चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है आपका कहाँ पर है? यूसीसी का उल्लेख, ठीक है, यूनिवर्सल सिविल कोड जो है आपका, ये आपका अनुच्छेद 44 में है। तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान कहाँ पर है आपका? अनुच्छेद 44 में है। तो बताइए, आप मुझे बताएं कि आज़ादी से पहले कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो गई थी? तो उत्तर था आपका गोवा। कौन सा था आपका? गोवा। फिर उसके पश्चात जो है अब उत्तराखंड में भी आपकी लागू हो गई, यूके मतलब उत्तराखंड में भी लागू हो गई है, ठीक है, आपकी समान नागरिक संहिता। तो अनुच्छेद 44 का जो संबंध है आपका समान नागरिक संहिता से हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 का संबंध है 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए। अनुच्छेद 45 का संबंध जो है ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। कैसे संबंधित है? ये आपका बच्चों की शिक्षा से संबंध रखता है। ये आर्टिकल कैसे संबंध रखता है? अनुच्छेद 45 जो है बच्चों की शिक्षा से। तो कितनी आयु वर्ग के बच्चे हैं? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। काय का है? शिक्षा का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल आपके 45 में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 6 वर्ष। एक बार ये मालूम कर लिया था कि आर्टिकल 45 में कितने वर्ष से कम बच्चों की आयु के कम बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका अनुच्छेद 48 का। क्या है आपका? 48 का या 48A कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका संबंध ये बाद में जोड़ा गया था, पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 48A में क्या है आपका? पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, वनों के संरक्षण से संबंधित है और वन्य जीवों के संरक्षण से आपका संबंध रखता है अनुच्छेद 48 का। इसके पश्चात हम बात करते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। क्या है? इम्पोर्टेंट है आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? शक्तियों का पृथक्करण। क्या है आपका? शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों के पृथक्करण से आपका कौन सा संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50 है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण जो है आपका अनुच्छेद 50 है। इसके पश्चात हम अगले अनुच्छेद पर चलते हैं, अनुच्छेद 51 पर। किस पर चलते हैं हम? अनुच्छेद 51 पर। अनुच्छेद 51 में क्या है आपका?
आर्टिकल आपका 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा या अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति या अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 51 है। क्या है आपका? ये अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद 51 है। या ऐसे आ जाए कि भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद 51 है। इसके पश्चात जो है हम अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 51 का। यहाँ से आपके जो है मौलिक कर्तव्य शुरू हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 51 का में क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है आपके? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का में आपके क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। और ये कब जोड़े गए थे आपके? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1946 में जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1946 के तहत जोड़े गए थे। और किसके कहने पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर जोड़े गए थे। किसके कहने पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे आपके? USSR, रूस से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? रूस से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? शुरू में तो इनकी 10 संख्या थी और बाद में जो है इनकी 11 संख्या हो गई। बाद में क्या हो गई? आपकी 11 संख्या हो गई। तो वर्तमान में भी कितने हैं आपके? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन ये आ जाए वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। कैसे था? 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके पश्चात हम अपने अगले आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल आपका 52, ये यहाँ से आपका भाग 5 शुरू हो जाता है। तो आपका क्या है? आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा? आपका राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 52 है। इसके पश्चात हम अगली बात करते हैं कि अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें ध्यान रखना है आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 क्या है आपका? प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ती है राष्ट्रपति का चुनाव के लिए और 50 आपकी अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की बात आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को कितने चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक की ज़रूरत होती? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। और राष्ट्रपति 50 प्रस्तावक 50 तो और जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन जो होता है आपका, वो उस पद्धति का नाम क्या है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है उस पद्धति का नाम क्या है? उस पद्धति का नाम है आनुपातिक। क्या नाम है? ये नाम आ जाता है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन होने वाली पद्धति का नाम क्या है? कई एक बार ये मालूम किया गया है। उस पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। उस पद्धति का नाम है। तो आपका क्या हो जाएगा? निर्वाचन की बात आपकी कौन से अनुच्छेद में करी गई है? आपकी अनुच्छेद
1955 में करी गई है। और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए एक से अधिक बार भी बन सकता, 2 बार भी, 3 बार भी, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगली चीज़ है आपका अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 58 में क्या, राष्ट्रपति की योग्यता। तो योग्यता में क्या है उसकी, राष्ट्रपति की योग्यता में क्या है, कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और जी आपका लाभ का पद नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ का पद नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये उसकी योग्यता है अनुच्छेद 58 में। कहाँ पर है आपकी योग्यता, आपकी अनुच्छेद 58 में है। इसके पश्चात हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति की शपथ का से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 60 है। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 60 है। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद से आपका अनुच्छेद 60 है, ठीक है। इसके पश्चात जो है आपका अनुच्छेद 61 जो है आपका महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति पर अभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपका 61 है। तो महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। क्या है आपका, 14 दिन पूर्व आपका नोटिस देना पड़ता। तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति अपने पद से स्वतः ही हट जाता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका 61 है, 14 दिन पूर्व उसको सूचित करना पड़ेगा। 2/3 अर्थात विशेष बहुमत के साथ जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग पारित होना चाहिए, तब वो अपने पद पर से हट जाएगा। अनुच्छेद आपका, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 जो है आपका महाभियोग हो गया। अनुच्छेद 60 जो हो गया आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 66 जो हो गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। इसके पश्चात जो है आपका अनुच्छेद 70 आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। उसमें आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन हो गया। इसके पश्चात जो है आपका अनुच्छेद आपका 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल, क्षमा दान की शक्ति कायम है आपकी अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, कोर्ट मार्शल वाले व्यक्ति को, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल वाले व्यक्ति को, मृत्यु दंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को या अन्य किसी भी प्रकार की सज़ा को माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या है, निलंबन भी कर सकता है, परिहार भी कर सकता है, लघुकरण भी कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है। तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 72 में आपकी क्षमादान की शक्तियाँ हैं किसकी, राष्ट्रपति की, ठीक है। इसके पश्चात जो है हम अपने अगले आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल आपका 73 हो गया। आर्टिकल 73 में क्या, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात कही गई है। आर्टिकल 74 आ जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका आर्टिकल 74 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सभी कार्य क्या हैं आपके, मंत्री परिषद के कहने पर करेगा, मंत्री परिषद के कहने पर करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति सारे कार्य क्या करेगा, मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। तो ठीक है, अनुच्छेद 74 हो गया आपका। अनुच्छेद 74 के बाद अगला 75(1) इस बार ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, जो सबसे बड़ा दल होता है, सबसे बड़ा दल, ठीक है, जो बहुमत प्राप्त कर लेता है
उस दल का जो नेता चुना जाता उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है। और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 75 क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। और ये अनुच्छेद इस बार यूपी पुलिस में मालूम कर लिया गया है। इसके पश्चात अनुच्छेद 76 में क्या है आपका? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी आपका भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है आपका? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता महान्यायवादी जो है आपका, तो आपका महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता। कई एक बार ये क्वेश्चन मालूम किया है कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जबकि महान्यायवादी, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आ जा, कौन सा अधिकारी संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन संसद की कार्यवाही में वोटिंग नहीं कर सकता? महान्यायवादी भाग ले सकता लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता संसद की कार्यवाही में। और महान्यायवादी सरकार के सभी मुकदमे लड़ता है। तो इसके पश्चात अनुच्छेद 76 में क्या है आपका? महान्यायवादी हमने देख लिया। अनुच्छेद 79 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद के गठन का प्रयोग का उल्लेख है। तो 79 में क्या है? संसद के गठन का प्रयोग है। भारत की एक संसद होगी। संसद का काम क्या होता है आपका? कानून बनाना होता है। यह पुराने कानूनों में संशोधन करना होता है। क्या होता है? पुराने कानूनों में संशोधन करना होता है या कानून बनाना होता है, संसद का काम जो होता है। तो अनुच्छेद 79 में काय का उल्लेख है आपका? संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में क्या है? अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का गठन का उल्लेख है। काय का उल्लेख है? राज्यसभा का। कौन से अनुच्छेद में आपका? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपर हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। इसको क्या है? विशेषज्ञों का सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विशेषज्ञों का सदन भी बोलते हैं। अपर हाउस बोलते हैं, विशेषज्ञों का सदन बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम है स्थायी सदन। क्या नाम है इसका? तीसरा नाम जो है स्थायी सदन है राज्यसभा का। ठीक है, तो राज्यसभा हो गया। राज्यसभा के पश्चात अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 क्या है आपका? लोकसभा के गठन से संबंधित है। 79 का ऐसे संबंधित है संसद से, 80 का ऐसे संबंधित है राज्यसभा से, 81 का जो संबंध है वो आपका लोकसभा से है। तो लोकसभा के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? लोकसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है आपका? 81 अनुच्छेद है। ठीक है, तो लोकसभा के से संबंधित आपका अनुच्छेद। तो लोकसभा को और क्या कहते हैं? इसको निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निम्न सदन। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। इसको हम जनता का सदन भी कहते हैं। लोकसभा को किसका? जनता का सदन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी सदन भी कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो क्या हो गया आपका? अनुच्छेद 79 का ऐसे संबंधित हो गया संसद से। अनुच्छेद 80 क्या हो गया आपका? राज्यसभा से। अनुच्छेद 81 क्या हो गया आपका? लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद 81 क्या है? लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद हो गया।
इसके पश्चात हम अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अगला अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 83A राज्यसभा का स्थायी सदन है। तो क्या है 83A में? क्या है आपका? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जैसा कि अभी हमने एक बताया था, राज्यसभा। राज्यसभा क्या है आपका? स्थायी सदन है। क्या है आपका? स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी क्या विघटन नहीं होता। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है, विघटन नहीं होता। और राज्यसभा के प्रत्येक वर्ष, ठीक है, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्या है, 2/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो ये स्थायी सदन है राज्यसभा। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की, 84 की, आर्टिकल आपकी 84 की। तो आर्टिकल 84 की क्या बात? संसद के सदस्यों की अर्हता। तो संसद के सदस्यों की अर्हता क्या है? लोकसभा में कितनी आयु होनी चाहिए आपकी? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात हम चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। ये कौन सा था आपका? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 था, ठीक है। अनुच्छेद 85 के पश्चात हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अनुच्छेद 84 के बाद, अनुच्छेद 84 आर्टिकल था ये आपका, काय से संबंधित था? संसद की अर्हता से संबंधित था, अनुच्छेद 84। इसके पश्चात हम अपने अनुच्छेद 85 पर चलते हैं। कौन से अनुच्छेद पर? अनुच्छेद 85 पर। संसद के सत्र बुलाने और सत्र समाप्त करने की और विघटन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। तो ठीक है, इस अनुच्छेद में आपका अनुच्छेद 85 है, संसद का सत्र बुलाना या सत्र को समाप्त करना या संसद को विघटित करने की जो जिम्मेदारी होती है, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसके? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या है? इसकी घोषणा करते हैं कि विघटन की, सत्रावसान की और सत्र बुलाने की। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। तो संसद का जो सचिवालय होता है वो सरकार के अधीन, क्या है? केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करता, ध्यान रखना है। संसद का सचिवालय केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करता। तो किसके अधीन काम करता है? लोकसभा में किसके काम करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता उसके अधीन काम करता है लोकसभा का सचिवालय। और जो राज्यसभा का सचिवालय होता है, राज्यसभा का जो सचिवालय होता है वो राज्यसभा के सभापति, ठीक है, राज्यसभा के सभापति या जो आपके प्रेसिडेंट होंगे, आपके कौन? वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, उनके अधीन काम करता है। तो संसद के सचिवालय जो हैं आपके अनुच्छेद 48 में, लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है और राज्यसभा का सचिवालय राज्यसभा के सभापति के अधीन होता है। इसके पश्चात हमारा कौन सा है? आर्टिकल 100। तो क्या है आपका? आर्टिकल 100 में क्या है? निर्णायक मत का उल्लेख है। निर्णायक मत से संबंधित कई एक बार ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, ये वाला भी। आर्टिकल 101 निर्णायक मत होता है। तो निर्णायक मत में क्या होता है? जब भी क्या होता है? पक्ष, जबकि किसी बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष, ठीक है, बिल के पक्ष में और विपक्ष में क्या है? इक्वल वोट पड़ जाएं। क्या पड़ जाएं? इक्वल वोट पड़ जाएं। बिल्कुल पक्ष में और विपक्ष में दोनों में बराबर वोट पड़ जाएं, तब जो है लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति अपना वोट डाल सकता है। और टाई होने पर या बराबर होने पर, ठीक है, पक्ष और विपक्ष के मत जो हैं आपस में टाई या बराबर होने पर निर्णायक मत लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति डालता
है। इसके पश्चात जो है आपका अनुच्छेद 108 आ गया। अनुच्छेद 108 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है आपका, संयुक्त बैठक से संबंधित है। काय से संबंधित है आपका, ये संयुक्त बैठक से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 108 इम्पोर्टेंट है आपका। 108 अनुच्छेद जो है काय से संबंधित है, संयुक्त बैठक से संबंधित है। क्वेश्चन कई एक बार आएगा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 108 में है। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जब दोनों सदनों में लोकसभा में और राज्यसभा में 6 माह से ज़्यादा किसी बिल को लेकर क्या है, विरोध हो जाए आपस में दोनों सदनों में, तो क्या होता है, उस कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। 6 माह ध्यान रखना है, 6 माह से पुराना अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रहे राज्यसभा लोकसभा के बीच में, तब जो है संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। तो बुलाता कौन है, ध्यान रखना है, बुलाता कौन है, तो राष्ट्र जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो अगर बुलाने की बात चले तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। अगर हम बात करते हैं जो अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता
तो जो हमारी संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 में, कौन सी होती है संयुक्त बैठक हमारी अनुच्छेद 108 में जो होती है, ये अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन को अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसकी बैठक की अध्यक्ष करते हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो बैठक का अनुच्छेद जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, बैठक का जो जिक्र है आपके अनुच्छेद बैठक का जो जिक्र है आपके अनुच्छेद 108 में है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। और अध्यक्षता कौन करता है बैठक की, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बैठक की अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका आर्टिकल जो है 108 संयुक्त अधिवेशन वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात हम अपने अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 110 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक संसद में पेश होने से पहले, क्या है, पेश होने से पहले, धन विधेयक संसद में पेश होने से पहले परमिशन ली जाती है। किसकी ली जाती है, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी परमिशन ली जाती है, प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है। यही क्वेश्चन आ जाएगा कि धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी परमिशन ली जाती, तो प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है। अगला इससे संबंधित जो प्रश्न आता, धन विधेयक है या नहीं, अंतिम डिसीजन कौन करेगा धन विधेयक पर, तो अंतिम डिसीजन कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का ठीक है अध्यक्ष जो है ये डिसाइड करता कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर मोहर कौन मारता, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और पहले अनुमति लेनी पड़ती है बिल को संसद में पेश करने से पहले, राष्ट्रपति की अनुमति, और अंतिम मोहर कौन मारता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का अध्यक्ष मारता है, ठीक है। तो अगली चीज़ है, कोई भी धन विधेयक को लोकसभा कितने दिनों तक होल्ड कर सकती है, केवल 14 दिनों तक होल्ड कर सकती है लोकसभा। कितने दिनों तक के लिए होल्ड कर सकती है, 14 दिनों के लिए होल्ड कर सकती है, ठीक है। और 14 दिनों के भीतर पास कर दिया, ठीक है। अगर ना पास करा राज्यसभा ने, तो राज्यसभा से बिना पास हुए ही समझा जाएगा, धन विधेयक पास समझा जाएगा। लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा 14 दिन या उसके बाद, तो फिर राज्यसभा से स्वतः ही पारित समझा जाएगा। अर्थात धन विधेयक को रोकने की क्षमता राज्यसभा के पास नहीं है। किसके पास नहीं है, राज्यसभा के पास नहीं है। और लोकसभा ने एक बार धन विधेयक को पास कर दिया तो राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए होल्ड कर सकती है, बस। इसके पश्चात अगला हम चलते हैं अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 क्या है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है आपका अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो क्वेश्चन ये आ जाए, बजट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपका 112 है, बजट से संबंधित। और ध्यान रखना, बजट शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। तो बजट के स्थान पर कौन से शब्द का नाम लिया गया है संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम लिया गया है। और बजट जो है सबसे काय में पेश होता है आपका, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। काय में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है आपका बजट, ठीक है। इसके पश्चात जो है हम आगे चलते हैं। ओके, अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 117 जो है वित्तीय विधेयकों के बारे में प्रावधान करता है। देखो ध्यान से समझना, सारे
जो वित्तीय विधेयक जो होते हैं, वित्तीय विधेयकों में क्या होता है आपका, सारे जो वित्त विधेयक जो होते हैं, सारे जो वित्त विधेयक जो होते हैं वो धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। तो अनुच्छेद 117 का संबंध काय से आपका वित्त विधेयक से है। अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है। अनुच्छेद 122 में क्या है आपका, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना अनुच्छेद 122 है। इसके पश्चात हम अगला चलते हैं, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है ये अनुच्छेद 123, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अध्यादेश से संबंधित है आपका, काय से संबंधित है आपका, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आपकी अनुच्छेद 123 में है। और अध्यादेश जब संसद क्या है, मान लो संसद जो है चल नहीं रही और कोई भी इमरजेंसी चीज़ पर कानून या फैसला लेने की बात आ गई इमरजेंसी पर, तब जो है हम संसद के चलने का इंतज़ार नहीं करेंगे, राष्ट्रपति से क्या है अध्यादेश जारी करवा लेंगे। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की क्षमता जो है अनुच्छेद 123 है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन की बात कही गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एससी की स्थापना की बात कहाँ पर कही गई है आपकी, आर्टिकल 124 में कही गई है। इसके पश्चात जो है अगला चलते हैं, आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अभिलेख न्यायालयों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 123। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, जो भी आपके माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले होंगे वो सारे फैसलों को आधार मानते हुए कोई भी हाई कोर्ट या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उन फैसलों को आधार मानते हुए फैसला सुनाएगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है। तो अभिलेख न्यायालय आपका अनुच्छेद 129 में है। इसके पश्चात जो है आपका 137 इम्पोर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्वलोकन करने की क्षमता। अनुच्छेद 137 में क्या है आपकी, न्यायिक पुनर्वलोकन है। इसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब संसद कोई कानून बनाती है, उस कानून की जुडिशियल रिव्यू कौन कर सकता है, आपका न्यायालय कर सकता है। अगर संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान की मूल आत्मा को चोट पहुंचाता है, तो न्यायालय उस कानून को सारे को या उतने भाग को जितना संविधान की मूल आत्मा को चोट पहुंचा रहा है उतने को डिस्पोज कर सकता है। तो अनुच्छेद 137 में क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया था, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपका अमेरिका से लिया गया था। इसके पश्चात हम अगले अनुच्छेद में चल रहे हैं। नेक्स्ट में देखते हैं अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। अनुच्छेद 143 क्या है, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के सामने कोई भी अगर कानूनी संकट है और राष्ट्रपति जी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय से, किससे, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और सलाह को माने या ना माने, माने या ना माने, राष्ट्रपति के अपने विवेक की शक्ति होती है। सलाह को मान भी सकते हैं और सलाह को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बाध्यकारी नहीं है। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि राष्ट्रपति की परामर्श करने की क्षमता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 143, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की क्षमता से संबंधित आपका अनुच्छेद 143 है। इसके बाद अगला अनुच्छेद कौन सा हो गया, अनुच्छेद 148। तो ये क्या हो गया आपका, कैग हो गया। क्या हो गया आपका, कैग, CAG, कैग हो गया आपका।
तो कैग जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ये क्या होता है, लोक निधि का प्रहरी होता है। क्या होता है, लोक निधि का प्रहरी होता है। और जो भी सरकारी धन है उसका दुरुपयोग ना हो उसकी जिम्मेदारी कैग की होती है। किसकी होती है, उसकी जिम्मेदारी कैग की होती है। कैग क्या है, सरकार द्वारा जितनी भी योजनाओं में पैसा खर्च किया जाता है, लोक धन खर्च किया जाता है, उसकी जांच करता है कैग। ठीक है, ठीक है। कैग का पद कहाँ से लिया गया था आपका, इंग्लैंड से प्रेरित है। अनुच्छेद 148 में कैग की बात कही गई है। कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, कैग अपनी रिपोर्ट, कैग जो है आपकी रिपोर्ट जो सालाना रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट जो देता है वो प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता, राष्ट्रपति को कैग अपनी रिपोर्ट देता है। इसके पश्चात जो है हम अगला अनुच्छेद आ जाते हैं, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आपका क्या हो गया, आपका अनुच्छेद 55 हो गया। क्या होता है, प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होता है और एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। ध्यान रखना है, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है और उनकी राज्यपाल की सैलरी क्या करेंगे, वो दोनों राज्य क्या है आपकी, दोनों राज्य आपस में मिलकर सैलरी देंगे राज्यपाल की। लेकिन उनका जो रेशियो तय करेंगे, कौन सा राज्य कितनी कितनी सैलरी देगा वो तय कौन करेगा, रेशियो वो प्रेसिडेंट करेंगे। सैलरी का रेशियो तय कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश की, यह भारत की पहली महिला गवर्नर थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। इसके पश्चात जो है जिस तरीके से अनुच्छेद 161 के तहत क्या है, क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश लघुकरण, जिस तरीके से आपकी जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है उसी तरीके से गवर्नर की भी आपकी क्षमा करने की क्षमता होती है। गवर्नर बस मृत्यु को समाप्त नहीं कर सकता और कोर्ट मार्शल की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, बाकी सारी सज़ाओं को माफ़ कर सकता। एक तो गवर्नर किसी व्यक्ति को मृत्यु दी गई हो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता और कोर्ट मार्शल रिजेक्ट नहीं कर सकता, बाकी सारे प्रकार की सज़ा माफ़ कर सकता कौन, गवर्नर। ठीक है, इसके पश्चात जो है हम अगले आर्टिकल पर चलते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अनुच्छेद 162 क्या, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसके पश्चात जो है अनुच्छेद 164 ए, अनुच्छेद 164 ए क्या होता है, राज्य द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता। केंद्र सरकार के मसले में, ठीक है, केंद्र सरकार के मसले में PM के कहने पर अन्य क्या होते हैं, अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य सरकार के मसले में, लेकिन आपका राज्य सरकार के मसले में, ठीक है, राज्य सरकार के मसले में मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता, अनुच्छेद 164 ए के तहत। इसके पश्चात अगला आर्टिकल देखते हैं, महाधिवक्ता। जिस तरीके से भारत का अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल होता है, AGI होता है, उसी तरीके से राज्य का महाधिवक्ता होता है। यह राज्य का, किसी भी राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है। क्या होता है, ये सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, राज्य का, ना कि राष्ट्र का, कानूनी अधिकारी होता है। कौन, आपका महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता कानूनी अधिकारी होता है राज्य सरकार का। और ठीक है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्य का महाधिवक्ता और न्यायालय में
ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता सारे मुकदमे लड़ता है राज्य सरकार की तरफ से। अनुच्छेद 165 में कौन है? महाधिवक्ता है। अगला अनुच्छेद देखते हैं हम। 169 में क्या है आपका? राज्यों की विधान परिषदों का सृजन। तो राज्यों की विधान परिषदों का सृजन क्या होता है आपका? अनुच्छेद 169 के तहत है। अब देखो कौन कौन से राज्यों में अगर हमारी विधान परिषद, देखो बिहार में है आपकी, कहाँ है विधान परिषद? बिहार में है, यूपी में है, और जी आपका तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, एपी आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में है। तो बिहार में है, यूपी में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, इतने राज्यों में आपका अभी विधान परिषद है। विधान परिषद क्या हो गया आपका? 169 हो गया आपका। अगला आता है अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में क्या है? राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडलों के समय समय पर सत्र बुलाने और सत्र, तो राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य का विधान मंडल जो होता है उसका सत्र बुलाने और सत्रावसान करने, ठीक है, और विधानसभा को विघटित करने की जो अधिकार होता है, किस किस का होता है? वो केवल और केवल राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल किसी भी राज्य की विधानमंडल का सत्र बुला सकता है। मतलब कब बुला सकता है? वो डेट जो है किसके? राज्यपाल द्वारा तय की जाएगी। सत्र कब तक चलेगा वो भी आपका राज्यपाल निर्धारित करेगा, और विधानसभा के विघटन का जो अधिकार है वो भी आपका राज्यपाल का है। इसके पश्चात हम चलते हैं अगला। राज्यपाल जो है, राज्यपाल क्या है? विधेयकों को अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है और अनुमति दे भी सकता है, और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत जैसे राज्य की विधानसभा से कोई भी बिल पास हुआ, कोई भी राज्य की विधानसभा से बिल क्या हुआ आपका? पास हुआ, उस बिल पर क्या है? सहमति भी दे सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, और राष्ट्रपति के लिए होल्ड भी कर सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 200 हो गया। इसके पश्चात हम अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अनुच्छेद आपका 201, ठीक है, अनुच्छेद आपका 201, राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल कोई भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। इसके पश्चात जो है अपना आर्टिकल अनुच्छेद 213 देखते हैं। तो 213 में क्या है? विधानमंडल में 213 क्या है आपका? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की से संबंधित है। तो राज्यपाल और प्रेसिडेंट का अध्यादेश आपका 123 है, प्रेसिडेंट का 123 है, जबकि राज्यपाल का आपका 213 है। ध्यान रखेंगे 123 भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बट वो किसकी? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति की है। वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की है अध्यादेश जारी करने की। 123 जो है, लेकिन 213 जो है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। इसके पश्चात हम अगले आर्टिकल पर चलते हैं। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो हर राज्य का एक राज्य, ठीक है, हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद 214 हो गया, ठीक है। और आपका 215 क्या है? जो उच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो अपना फैसला सुनाते समय क्या है, जो हाई कोर्ट द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं उनको, उन फैसलों को आधार मानकर अपने फैसले सुना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट। तो इसलिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है आपका अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 के तहत। इसके पश्चात हम अगला चलते हैं। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 217 क्या? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कोलेजियम करता है। क्या काम कर? कोलेजियम। तो कोलेजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की हाई कोर्ट में नियुक्ति करती है। कोलेजियम क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस 5 जजों का एक पैनल होता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य सुपर सीनियर जज होते हैं, और वो नाम सुझाते हैं। उनके नाम के सुझाने के पश्चात हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश, हाई कोर्ट के
किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र होता है या कोई भी बनता है न्यायाधीश। तो अनुच्छेद 217 क्या है आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अगले चलते हैं हम 219 आर्टिकल पर उच्चतम न्यायालयों की न्यायाधीशों की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। तो काय से संबंधित है? अनुच्छेद 219 हाई कोर्ट के जजों की शपथ से संबंधित है। अगला क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। कितने प्रकार की रिट हैं? 5 प्रकार की रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है और 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जैसे कि आपकी अधिकार परीक्षा हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, उत्प्रेक्षण हो गया, ये रिटें होती हैं। इसके पश्चात जो है हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 231। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय हो सकता, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 231 में क्या कहा गया है? 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे कि आपका हरियाणा प्लस पंजाब का क्या है? हरियाणा प्लस पंजाब का क्या है? एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 213 के तहत क्या है? एक ही न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकता है। 233 जो है आपका ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 213 क्या है आपका? ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 213 जो है आपका ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित, ज़िला न्यायाधीशों की 233 जो है आपका 233 जो ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 239 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 239 का दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान है, इम्पोर्टेंट है ये। तो 239 का जो है आपका दिल्ली के विशेष प्रावधान से संबंधित है। इसके पश्चात हमारा कौन सा है? 241 संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के लिए क्या है? यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट से संबंधित है। इसके पश्चात अगला जो आपका आर्टिकल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है 243 जो है ग्राम सभा से संबंधित है। 243 खा जो है पंचायतों के गठन से संबंधित है, ठीक है। और 243 ग जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित है, ठीक है। अब ये जो है आपका घ जो है, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा पंचायतों में आरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 243 घ है। क्या है आपका? 243 घ आपका आरक्षण से संबंधित है। काय में? पंचायतों में। तो महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की बात कही गई है? 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। और SC ST के लिए भी आरक्षण की बात कही है, लेकिन निर्धारित कोटा नहीं है, ठीक है। इसके पश्चात जो है अगला चलते हैं 243 झ। 243 झ में क्या? पंचायतों की वित्तीय मामलों की सिफारिश पर राज्य वित्त आयोग के गठन होने की बात कही गई है। तो 243 झा जो है राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करता है। इसके पश्चात जो है हम देखते हैं 243 टा जो है पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। 243 था जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। 243 था काय से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके पश्चात 243 या का नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित है। 243 या का जिला योजना समिति से संबंधित है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। 243 या सहकारी समितियों के निगमन से संबंधित है। एक आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है 243 वाले। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, अगर हम बात करें तो 247 की 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के उपबंध की संसद की शक्ति है। तो क्या है? संसद जो है कभी भी न्यायालयों की स्थापना कर सकती, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। 249 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें क्या है? राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा संसद क्या कानून बना सकती जब राष्ट्र हित समझे।
तो राष्ट्रहित के मुद्दों पर संसद क्या है, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 है। अनुच्छेद 249 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 249 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम 253। तो 253 में क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान होते हैं। अगला देखते हैं 262, अंतर्राज्यीय नदी, ठीक है, जल संबंधी विवादों का निर्णय, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नदी दो या दो से अधिक राज्यों में नदी के जल को लेकर बंटवारा है, उससे संबंधित जो है आपका 262 हो गया। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद 263 हो गया। तो 263 क्या है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है आपका। इसके पश्चात जो है हम आगे चलते हैं। 266 में क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। क्या हो गया आपका, एक 266 और एक 267। भारत की संचित निधि काय में है आपकी, 266 में है। 266 में क्या है आपकी, 266 में क्या है आपकी, संचित निधि है। क्या है आपकी, ये संचित निधि है। और संचित निधि में से पैसा निकालने के लिए संसद की परमिशन चाहिए होती है। और 267 जो है आपका, 267 जो है वो आकस्मिक निधि है। क्या है आपकी, आकस्मिक निधि है। तो 267 जो है आपकी आकस्मिक निधि है, 266 जो है आपकी संचित निधि है। उसके पश्चात आपका हम बात करते हैं अनुच्छेद 280। 280 क्या है, वित्त आयोग की बात कही गई है। तो 280 के गठन जो है आपका फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है। पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे, केसी नियोगी थे। कौन थे पहले फाइनेंस कमीशन, केसी नियोगी थे। और वित्त आयोग को ठीक है, केसी नियोगी थे। ठीक है, अब इसके पश्चात जो है अपना आर्टिकल 300 का, आर्टिकल 300 का जो है आपका, ये पहले मौलिक अधिकार में था। मौलिक अधिकार से क्या, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये संपत्ति से संबंधित है। काय से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है। अगला है आपका आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगर नई अखिल भारतीय सेवा बनानी तो राज्यसभा अनुच्छेद 312 का प्रयोग करती हुई अखिल भारतीय सेवा का बना सकती है। अभी कितनी सेवाएं हैं अखिल भारतीय, एक है आपकी IAS, एक है आपकी IPS, एक है आपकी IFOS। ये आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 300 आपकी 12 में आ जाती हैं। तो क्या हो जाता है आपका, अगला देखते हैं 315, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की बात कही है। तो जो UPSC है या अन्य राज्यों के स्टेट कमीशन है, उनका उल्लेख आपका अनुच्छेद 315 में है। UPSC इसमें क्या है, UPSC तो UPSC का उल्लेख प्लस स्टेट कमीशन का उल्लेख। क्या है आपका, स्टेट कमीशन का उल्लेख जो है आपका, ये जो UP PCS, बिहार PCS, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो कमीशन होते हैं आयोग, उनका उल्लेख और UPSC का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। अगले आता है हमारा अनुच्छेद 323, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। तो लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है, सालाना राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है आपका, अपना राष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देता है लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 क्या है आपका, निर्वाचन से संबंधित है। कैसे संबंधित है आपका, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित या निर्वाचन से 324 का जो संबंध है। अगला अनुच्छेद देखते हैं हम 326 क्या है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार को आधार बनाया। अनुच्छेद 300, वयस्क मताधिकार क्या है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी वोटर लिस्ट में नाम है और 18 वर्ष उसकी आयु है, उसी को हम क्या होंगे, वयस्क मताधिकार बोलेंगे। 326, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। आपका अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण। तो क्या है, लोकसभा के सीटों में SC+ ST सीटों का क्या है, रिजर्वेशन
रेशन का बात की गई है। SC/ST के आरक्षण की बात जो कही गई है आपकी अनुच्छेद आपका 330 में कही गई है। अगला आ जाता है आपका 331 में क्या है आपका आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित दो व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। कौन करता था? राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय से दो बंदों की नियुक्ति करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। तो अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि चुने जाते थे, राष्ट्रपति मनोनीत करती थी। और 330 के तहत जो है SC/ST की आपकी उसके लिए आरक्षण की बात कही थी लोकसभा चुनावों में। तो अब आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अगला आता है आपका अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर जो कहा गया है 332 में विधानसभा की सीटों में आरक्षण की बात कही गई है। और ऊपर क्या है हमारा लोकसभा की सीटों में आरक्षण की बात कही गई थी। 333 में क्या है आंग्ल भारतीय समुदाय था, जो कि 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद ठीक है, अनुच्छेद जो है आपका 338 में क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग ST आयोग, अनुच्छेद 338 पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुच्छेद 344 क्या है पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में बनाने के से संबंध राजभाषा की घोषित किया गया है, देवनागरी को घोषित किया गया है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है देवनागरी। कौन से अनुच्छेद में आपके 343 में है। तो 343 का संबंध कैसा है राजभाषा हिंदी से, और 344 में भी राजभाषा का उल्लेख है। आगे आ जाते हैं हम अनुच्छेद 300 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर क्या है मातृभाषा में शिक्षा की बात काय में की गई है, अनुच्छेद 340 का में कही गई है। इसके पश्चात अनुच्छेद 300 खा में क्या कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी होंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी होंगे। अगला आ जाता है आपका आपातकाल से संबंधित। आपातकाल जो है भाग 18 में है, कहाँ से लिए गए थे जर्मनी से लिए गए थे। 3 प्रकार के आपातकाल है 352, 456 और 4360। तो 352 में क्या है राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही 352 की घोषणा कर सकते हैं। किस आधार पर? युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 में क्या है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो आपका 356 में है। 360 में क्या है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, बट आज तक भी 360 अनुच्छेद या वित्तीय आपात आज तक एक बार भी यूज़ नहीं हुआ। तो 352 में क्या हो गया राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या हो गया आपका राष्ट्रपति शासन, 360 में क्या हो गया वित्तीय आपातकाल। अगले चलते हैं हम 368 में क्या है आपका संसद की संविधान संशोधन की शक्ति। 368 का एक बार क्या मालूम क्या है? तो क्या है संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति 368 है आपकी। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने क्या है सारे आर्टिकल जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उन सभी आर्टिकल्स पर ये वीडियो में प्रकाश डालने का कोशिश किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।